तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी बोर्ड का जावा का रिकर्जन टॉपिक। सो रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन के सारे बेसिक्स यहाँ पे हम देखेंगे और साथ में इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम। जनरली होता क्या है कि जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं क्लास 12th में आते हैं रिकर्जन के प्रोग्राम, बट 11th में भी कभी कभी रिकर्जन का तुम्हें प्रोग्राम दे दिया जाता है। अब रिकर्जन के प्रोग्राम में होता क्या, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पूरा प्रोग्राम रिकर्जन का ही होगा। नंबर बेस्ड प्रोग्राम जनरली जो होते हैं वो रिकर्जन के ऊपर आते हैं। एंड रिकर्जन के केस में होगा क्या कि तुम्हें बड़ा सा एक प्रोग्राम दिया होगा और उस प्रोग्राम में तुम्हें सिर्फ एक फंक्शन एज अ रिकर्सिव फंक्शन बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये एक स्कूल के हाफ ईयरली का क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस रिकर्सिव फंक्शन के दे दिए हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है बट तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम में दो फंक्शंस हैं रिकर्सिव, तो उनको हम बनाएंगे और साथ में यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि इनके अलावा अगर हमें कोई और रिकर्सिव फंक्शन बनाना हो तो उसे कैसे बनाया जाता है। सो अगर रिकर्जन में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या एकदम नहीं समझ में आता है तभी तुम इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे रिकर्जन में। सो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर ऐसे ही वीडियोस तुम आगे भी देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब जावा में जब भी हमें कोई टास्क को रिपीट करना होता है या कोई भी काम हमें रिपीट मोड में करना होता है तो वहां पे हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से नहीं बट 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, जब से हमने प्रोग्रामिंग देखी है। दैट लूप में तुम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हें नंबर ऑफ टाइम्स पता है। अगर कंडीशन पता है तो तुम वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डू वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर नीड। बट क्लास 12th में हम एक नई चीज सीखते हैं, रिकर्जन। अब रिकर्जन भी उसी चीज को करने का एक दूसरा तरीका है जहां पे हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा यही सिंटैक्स है। तुमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर से उसी को कॉल कर लिया। तो अब इसके वर्क करने का मैकेनिज्म क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे वॉइड एबीसी को, तो इसके अंदर हम आएंगे, कुछ काम करेंगे और उसके बाद में यहां से जो फंक्शन कॉल होगा ये वापस से फंक्शन को कॉल कर लेगा और ये रिपीट मोड में होता रहेगा। पहले एक बार फंक्शन कॉल होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ये चीज कब तक हो जाएगी, ये इनफाइनाइट तक होती जाएगी और तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। सो अब ये तो हमारे किसी काम का नहीं होगा, हमारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए जब हम रिकर्जन का यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मान लो मैंने कॉल किया एबीसी और यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया एन, तो अब ये इनफाइनाइट तुम्हारा कॉल होता जाएगा। तो इनफाइनाइट हमें नहीं कॉल करना है। इनफाइनाइट ना कॉल हो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन या बेस केस लिखना पड़ता है। जैसे फॉर लूप में यहाँ पे तुम एक कंडीशन देते हो जहां पे जाके तुम्हारा लूप रुक जाता है, वाइल में हमें कंडीशन देते हैं जब तक हमारा लूप चले, तो उसी तरह रिकर्जन में भी हमें कंडीशन देते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस केस। अब ये बेस केस तुम्हें कंडीशन फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि इफ के फॉर्म में लिखना होगा। तो इफ के अंदर कुछ कंडीशन हम दे देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम हर बार जब इस फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहां पे हम लिख देते हैं n-1। इससे क्या होगा कि हर बार जब ये कॉल होगा तो n का वैल्यू एक कम हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको हमें बार बार कॉल करना है तो हमें कंडीशन दे देते हैं कि जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा रहे या 1 तक रहे तब तक ये रन करे, तब तक ये फंक्शन को कॉल करे, अदरवाइज ना करे। तो यहां पे हम क्या काम कर सकते हैं, वी कैन राइट n इज लेस देन 0। अगर तुम्हें 0 तक चलाना है तो लेस देन 0 दे दो, अगर तुम्हें 1 तक चलाना है तो n इज लेस देन 1 दे दो। मतलब जैसे ही n का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए वहीं पे ये काम खत्म कर दे, वहीं पे क्या कर दो, सिंपल, क्योंकि ये वॉइड टाइप का है, वहीं पे आगे रिटर्न कर दो। तो ये बेस कंडीशन हो गया। मतलब जैसे ही n का वैल्यू इस रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, वहीं पे रिटर्न कर जाएगा, यानी कि ये फंक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद ये फर्दर कॉलिंग ही नहीं करेगा, बिकॉज जैसे ही आप रिटर्न कर देते हो वहां पे काम खत्म, फंक्शन कॉलिंग बंद हो गई। तो ये बेस केस क्या है, इट इज स्टॉपिंग कंडीशन। ये तुम्हारी स्टॉपिंग कंडीशन होती है कि कब जाके तुम्हें रिकर्सिव कॉल को रोकना है। अगर ये स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लगाओगे फंक्शन तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो यही चीज तुमको समझनी है। तो रिकर्जन में दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारा बेस केस हो गया और दूसरी चीज क्या है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब ये कॉलिंग कैसे करनी है यही चीज तुम्हें धीरे धीरे समझनी है। तो बस दो ही चीजें, रुकना कब है और कॉल कैसे करना है, बस ये दो चीजें समझ लो तो तुम्हें रिकर्जन समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी हम अपना प्रोग्राम पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हमें बनानी है एक एक करके उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन जो हमारा है वो एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम है और यहाँ पे एक नया नंबर आ गया है। ऑब्वियसली हर साल एक नया ब्रांड न्यू नंबर लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में है यूरेनियम नंबर, एक नए टाइप का नंबर है। पढ़ते हैं क्या होता है। अ यूरेनियम नंबर इज अ नंबर, डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, in which the sum of the digits to the power of their respective position is equal to the number itself। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में नंबर आ गया 135, तो क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे बारी बारी से डिजिट्स को निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने पहले 1 को निकाला, अच्छा 1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडेक्स नहीं देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं 1 2 3 करके। फिर उसके बाद तुमने 3 को निकाला, 3 का पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन है। उसके बाद 5 को निकाला, 5 का पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है। आगे भी डिजिट्स होते तो उनका पोजीशन 4 5 6 ऐसे चलता आता। करना क्या है, डिजिट को निकालना है और उसको उसकी ही पावर से रेस कर देना है। जैसे देखो क्या किया गया है, 1 को 1 की पावर से रेस किया,
3 को 2 की पावर से रेज किया बिकॉज वो सेकंड पोजीशन पे है, 5 को 3 की पावर से रेज किया बिकॉज वो थर्ड पोजीशन का डिजिट है, और फिर सबको ऐड कर दिया तो ऐड करके टोटल कितना आ गया 135, जो कि बराबर है ओरिजिनल नंबर के। तो जब ऐसा केस होगा, जब ऐसी चीज होगी, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, यूरेनियम नंबर बोलेंगे। तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है, करना क्या है, डिजिट्स को निकालना है और फिर उनको उसके पोजीशन के हिसाब से हमें रेज कर देना उसकी पावर से। तो इतना काम तो हमें करना है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ दिक्कतें क्या कहेंगे, अभी उनकी बात करेंगे आगे। आगे देखते हैं क्या हमें बनाना है। सो यहाँ पे है डिजाइन अ क्लास यूरेनियम टू काउंट यूरेनियम नंबर्स इन अ 2 डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे देखो कितना खतरनाक प्रोग्राम दे दिया। पहली बात तो नंबर बेस्ड प्रोग्राम, नंबर तुम्हें चेक करना है, राइट। और सेकंड चीज इन्होंने क्या कही है, यहाँ पे 2D एरे दे दिया है, यानी कि तुम्हें 2 डायमेंशनल एरे एक लेना होगा, उसके अंदर कई सारी वैल्यूज को एंटर कराना होगा, जैसे मान लो 2 3 और उसके बाद 4 5, इस तरह कई सारे नंबर्स तुम इनपुट कराओगे और फिर उनमें से चेक करोगे कि वो तुम्हारा यूरेनियम नंबर है कि नहीं, और जितने यूरेनियम नंबर होंगे उनको काउंट करके तुम्हें प्रिंट कर देना है। तो डिफिकल्टी लेवल डबल कर दिया इन्होंने, मतलब 2D एरे को भी इंक्लूड कर दिया सेम प्रोग्राम में। जिस बच्चे ने मुझे पेपर दिया था उसने मेरे से ये चीज बोली थी कि जिस स्कूल का ये पेपर है वहां पे माना जाता है, देहरादून का एक स्कूल है, तो वहां पे माना जाता है कि उनके स्कूल में सबसे टफ पेपर दिया जाता है। एंड बिलीव मी, अब मेरे को लग रहा है कि हाँ टफ पेपर तो है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन इतना हाई लेवल का नहीं आता है बोर्ड्स में, तो ये काफी ज्यादा हाई लेवल हो गया। बिकॉज क्या करना है, तुम्हें एक तो नंबर चेक करना है, ठीक है, पहली चीज। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें रिकर्जन का इस्तेमाल करना है, बिकॉज अभी आगे मैं बताऊंगा तो रिकर्जन का यूज है। तो नंबर चेक है रिकर्जन की मदद से, प्लस यहाँ पे 2D एरे भी यूज कर दिया है। तो 3 कॉन्सेप्ट मिला के ये क्वेश्चन दे दिया, तो कितना हाई लेवल हो गया, राइट। जनरली ये दोनों अलग अलग आते हैं, नंबर चेक और रिकर्जन ये एक साथ आता है, नंबर चेक और रिकर्जन, और बाकी 2 डायमेंशनल एरे का इसका एक अलग से प्रोग्राम आता है तुम्हारे पेपर में। बट वही चीज है, जब स्कूल पेपर बनाता है तो वो अपनी मनमर्जी करता है, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इसमें एक और हाई लेवल स्ट्रिंग भी जोड़ देते कहीं से, राइट। तो करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, बट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। हमारा काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक के साथ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। यूरेनियम नंबर को चेक करना है, डेफिनेशन हमने समझ लिया। डेफिनेशन क्या है, हमें नंबर में से डिजिट्स को निकालना है, उनको पावर से रेज करना है और सब नंबर्स को, मतलब सब नंबर्स की पावर से रेज करके उनका सम कर लेना है। फिर देखना है क्या तुम्हारा सम एक्चुअल नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो यूरेनियम नंबर है, और ये एक नंबर के लिए नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स इनपुट कराने पड़ेंगे 2D एरे के अंदर। फिर उन 2D एरे के नंबर्स को एक एक करके लेना है और फिर उनको चेक करना है कि वो यूरेनियम नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले जो हम काम करेंगे, हम सिर्फ यूरेनियम नंबर एक नंबर के लिए चेक करेंगे। पहले इस चीज के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, एक नंबर को यूरेनियम कैसे चेक करना है यूरेनियम नंबर का, और फिर उसके बाद में उसको 2D एरे में चेंज कर देंगे, वो बात की बात है। तो पहले हम एक नंबर को कैसे चेक करना है वो समझने वाले हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये क्लास 11th का प्रोग्राम है, तो क्लास 11th में और क्लास 12th में दोनों में ही तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स क्या क्या है। तो क्लास का नाम हमें यूरेनियम लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा मेंबर्स, यानी क्लास के जस्ट अंदर जो वेरिएबल्स बनाने हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स। एक है int num, ये 2D एरे है तुम्हारा, ये 2D एरे हो गया। अच्छा 2D एरे अभी हम नहीं लेंगे, इसको मैं नहीं करूंगा, बिकॉज अभी हम एक नंबर को पहले चेक करके देखेंगे। एक नंबर जब समझ में आ जाएगा तुमको, उसके बाद में 2D एरे से करके बता दूंगा। फिर उसके बाद में एक साइज वेरिएबल लेना है एरे का, ठीक है। ये चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यूरेनियम नाम का एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये भी हम बाद में करेंगे। इसको बनाऊंगा, ऐसा नहीं कट कर रहा हूं तो नहीं बनाऊंगा, बट पहले क्या क्या चीजें हमें करनी है वो चीज देख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद वॉइड इनपुट, वॉइड इनपुट मैं कराऊंगा, बिकॉज इनपुट तो कराना है तुम्हें एलिमेंट्स को। एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन एरे, देखो एरे यहाँ पे बोला है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर को इनपुट करेंगे, उसको चेक करके देखेंगे क्या वो हमारा यूरेनियम नंबर है या फिर नहीं। एक नंबर की पहले चेकिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिकर्जन, जो रिकर्सिव फंक्शन दिया हुआ है उसको, यहाँ पे सबसे पहला जो तुम्हारा फंक्शन है int काउंट डिजिट, ये क्या करेगा, ये तुम्हारे नंबर में ये काउंट करेगा, काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन n एंड रिटर्न इट रिकर्सिवली। रिकर्सिवली बोला है, मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो चलो इस फंक्शन को बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पे हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन नंबर n, n में हमारा नंबर आएगा। तो ये काम कैसे होगा, अब देखो इसे लूप की मदद से अगर करना होता तो बहुत ईजी हो जाता। जैसे मान लो अगर n में है 1 2 3, हम लूप चलाते, डिवाइड करते आते 10 से। भाई कैसे करते, यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल तुम कर सकते थे, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तब तक ये काम हम करते। और यहाँ पे मैं लूप से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इसको रिकर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है ये तुम्हें समझ में आ जाए। और यहाँ पे शुरुआत में काउंटर ले लेते हैं हम बाहर, int c इक्वल टू 0, और क्या करते, हम बार बार n को 10 से डिवाइड करते हैं, n डिवाइड इज इक्वल टू 10, और नंबर बार बार, जैसे मान लो n में हमारा 1 2 3 था शुरुआत में, तो नंबर बार बार 10 से डिवाइड होता, पहले 3 हटता, फिर 2 हटता, फिर 1 हटता, और जब नंबर 0 होता तब तक हम काउंटर को प्लस प्लस करते। और जितनी बार भी ये काउंटर हमारा प्लस प्लस होता, जब तक नंबर 0 ना हो जाता, तब तक हमें पता लग जाता कि हाँ इतनी टाइम्स नंबर में से डिजिट निकले हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे सी में आ जाते काउंटर में, राइट। तो ये तो होता लूप वाला तरीका। ये वाला तरीका कहाँ पे हम यूज करते,
लूप के केस में रिकर्जन से ये काम कैसे करेंगे समझते हैं। रिकर्जन में पहली चीज तो हमें फंक्शन बनाना है। जो हमें फंक्शन दिया था, फंक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा था, इसके लिए क्या बनाना था हमें, इंट, बिकॉज ये रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, और इसका नाम क्या था, काउंट डिजिट्स। तो ये हमारा फंक्शन का नाम था और इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा था एंटी एन नाम से, इसी में हमारा नंबर आएगा। तो एन का वैल्यू सैंपल के लिए, एग्जांपल के लिए हम 1 2 3 मान लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसी फंक्शन में हमें काउंटिंग करनी है डेट्स की। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे बेस केस की बात कर लेते हैं। काउंटिंग कब तक करोगे, अब जैसे यहाँ पे अगर लूप से तुम कंपैरिजन करो इसका, तो लूप का जो कंडीशन होता है, लूप का कंडीशन ये ऐसे लगाया जाता है कि कब तक तुम्हें ये वैल्यू चलाना है, और इसके उलट होता है रिकर्जन का यहाँ पे बेस कंडीशन, कब तुम्हें रिकर्सिव कॉल को रोकना है। तो यहाँ रोकने वाला कंडीशन देते हैं, वहां चलाने के लिए कंडीशन देते हैं। यहाँ कंडीशन दिया है लूप में, जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे तब तक लूप चलता रहे। अब यहाँ रिकर्जन के अंदर कंडीशन क्या देंगे कि लूप कब रुकना है, जब n का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे दोगे, यहाँ तुम दोगे इफ n इज डबल इक्वल टू 0। जैसे ही n का वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ से कट लो, रिटर्न आउट हो जाओ। तो यहाँ से रिटर्न कर दोगे क्या, रिटर्न कर दो 0। भाई 0 हो गया तो 0 रिटर्न कर दिया हमने, राइट। अब यहाँ पे 0 पे रुकने का कंडीशन हमने दे दिया, इनफाइनाइट कॉलिंग वाला हमारा जो हेडेक था वो खत्म हो गया। अब यहाँ काउंटिंग कैसे करनी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देंगे एल्स, एल्स में कैसे तुम्हें कॉल करना है इसको वो देखो। तो कॉल तो करना होता है, तो रिकर्सिव कॉल मैंने लिख दिया काउंट डिजिट नाम से, इतना तो करना ही करना है। और इसके अंदर अब नंबर हमें भेजना है। अब नंबर, एक्चुअल नंबर तो भेज नहीं दोगे, देखो पहली बार जब इसको कॉल करोगे या हर बार कॉल करोगे तो n को चेंज भी करना है। ये मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग बताया था कि n का वैल्यू अगर चेंज नहीं करोगे, n का एक्चुअल वैल्यू दे दोगे, चेंज नहीं करोगे तो इनफाइनाइट चल जाएगा। तो n का वैल्यू बदलना भी है। बदलना कैसे, देखो पहली बार में 1 2 3 है, अगली बार 1 2 भेजो, फिर उसके बाद सिर्फ 1 भेजो। तो ये करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, ऐसे ही तो काउंटिंग करते हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हो ये वाला चेंज कर रहे हो इनका वैल्यू, यही काम यहाँ पे कर दो और n डिवाइड बाय 10 करके इसके अंदर भेज दो। भाई यही काम करो जो तुमने लूप में किया है। लूप में जो चेंजेस कर रहे हो इनमें, सिमिलरली तुम्हें वही चेंज यहाँ भी करना है। ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें, बस करने का तरीका अलग हो गया है। फंक्शन के अंदर हमने n डिवाइड बाय 10 भेज दिया। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम इतना करते हैं, ये रिटर्न में तुम्हें लिखना पड़ेगा, एल्स के अंदर रिटर्न, अगर इतना करोगे तो काउंट डिजिट देगा क्या, लास्ट में तो ये जाते 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 0 दे देगा। अभी देखो इसका रिकर्सिव कॉल मैं बता के समझाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लो सबसे पहले क्या होगा, काउंट डिजिट, ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर n का वैल्यू जाएगा जो कि है अभी 1 2 3, ठीक है। फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के जब अंदर आए तो बेस केस अभी 0 नहीं है n का वैल्यू, तो एल्स में आएंगे। एल्स में ये क्या रन होगा, काउंट डिजिट n डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे अंदर आए, क्या रन हुआ, फिर से रन हुआ काउंट डिजिट, और n डिवाइड बाय 10 होके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 को 10 से डिवाइड करो, बचेगा सिर्फ 12, 1 2 बचेगा क्वेश्चन, राइट। फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, फिर से यहाँ पे आएंगे, n का वैल्यू अब कितना हो गया 1 2, फिर से इसको कॉल करो, फिर से अंदर है रिकर्सिव कॉल। यहाँ पे बेस केस कंडीशन हमारा भी ट्रू नहीं है, n 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे फिर से आएंगे एल्स वाले पार्ट में, तो एल्स वाले पार्ट में फिर से रिटर्न होगा क्या, फिर से फंक्शन कॉल होगा, क्या कॉल होगा, काउंट डिजिट, और यहाँ पे अब 12 डिवाइड बाय 10 होगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। आई होप इतना समझ पा रहे हो। अगर ये चीज ना समझ में आए तो थोड़ा सा बैक जाके फिर से ये कॉलिंग समझ लो, बिकॉज अगर ये आउटपुट नहीं समझ पाओगे ना तो रिकर्सिव फंक्शन कभी नहीं बना पाओगे। तो ये आउटपुट का समझना बहुत जरूरी है। अब 1 आया, अब 1 की वैल्यू के लिए फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, फिर से यहाँ पे कॉल हुआ, फिर से अंदर आएंगे रिकर्सिव फंक्शन में। तो रिकर्सिव फंक्शन में आए, इस बार n का वैल्यू क्या है 1, अभी भी 0 नहीं है। फिर से अब आएंगे यहाँ पे रिटर्न में, और यहाँ पे बिकॉज 0 तो है नहीं, बेस केस अभी रन नहीं होगा, तो एल्स में आए, रिटर्न किया और फिर से फंक्शन कॉल हुआ काउंट डिजिट, और यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से अब वैल्यू तुम्हारा क्या जाएगा 1 डिवाइड बाय 10, ये 0 हो जाएगा क्वेश्चन इस बार, ठीक है। फिर से कॉल हुआ और जब इस बार कॉल होगा तो n का वैल्यू 0 है, यहां पे हम बेस कंडीशन पे हिट कर जाएंगे और फिर इसके बाद ये रन नहीं होगा, यहीं पे आके रुक जाएंगे, ठीक। आई होप इतना समझ पा रहे हो। तो यहां पे जाके जैसे ही तुम रुके और बस यहीं पे बेस कंडीशन रिटर्न हो जाएगा और यहां पे तुम्हें 0 वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा लेकिन सोच के देखो यहां पे होगा क्या, इस जगह 0 वैल्यू मिला तो ये रिटर्न होके जाएगा यहाँ, तो 0 ही वैल्यू यहाँ मिलेगा, फिर ये रिटर्न होके जाएगा यहाँ, फिर से ये रिटर्न होके जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो ये तो वैल्यू तुम्हें 0 दे देगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए कि जितनी बार भी ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है उतनी बार तुम्हें उतने ही टाइम्स वैल्यू मिलता जाए, मतलब उतना 1 1 करके मिलता जाए। तो एक सिंपल काम तुम कर सकते हो, यहाँ सिर्फ रिटर्न इतना मत करो, यहाँ पे एक चीज और कर दो, यहाँ पे लिख दो 1 प्लस काउंट डिजिट n डिवाइड बाय 10। इससे क्या होगा सर, तो यहां पे समझो, अगर हम 1 प्लस काउंट डिजिट करते हैं तो इससे फायदा ये मिलेगा दैट हर स्टेप पे जहां पे सिर्फ काउंट डिजिट रन हो रहा था वहां पे लिख जाएगा 1 प्लस काउंट डिजिट,
यहाँ भी 1 प्लस काउंट डिजिट, यहाँ भी 1 प्लस काउंट डिजिट। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब इस वाले कॉल पे हम आएंगे, रिकर्सिव कॉल पे जब आएंगे। तो रिकर्सिव कॉल लास्ट यहीं तक हो रहा है, यहाँ तो तुम्हारा बेस केस रन हो जाएगा ना, जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बेस केस रन हो गया। तो जब बेस केस रन होगा वहां पे 1 प्लस नहीं करोगे। तो अब जरा इसको देखो कैसे रिटर्न करेगा वैल्यूज को। तो बेस केस वाले कंडीशन पे तो वैल्यू 0 ही मिलेगा, 0 गया वापस, ठीक। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कर दोगे, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया। फिर से ये 1 प्लस 0 वैल्यू यानी कि 1 वापस जाएगा। तो यहाँ काउंट डिजिट 1 2 में तुमको क्या मिलेगा, रिटर्न होके 1 मिलेगा। अब यहाँ क्या है 1 ऑलरेडी था इस लाइन में, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ऊपर वाले केस में 2 जाएगा, यहाँ पे आया 2, यहाँ ऑलरेडी 1 था तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये तुम्हें कितना दे देगा 3। आई होप ये चीज समझ पा रहे हो। अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हो बैक जाके फिर से इसको देखो कैसे बैक ट्रैक होके आया। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ये जो हमने यहाँ पे समझा है ट्री का, ये है बैक ट्रैक। रिकर्सिव फंक्शन में बैक ट्रैकिंग होती है, पहले सारे कॉलिंग होते जाते हैं और फिर लास्ट में जैसे ही बेस केस हिट होता है वहां से हम वापस आना शुरू होते हैं बैक ट्रैक करते हुए, और उसी में सारे रिजल्ट जो आगे के हैं वो ऐड होते जाते हैं पिछले केसेस में, और इस तरह हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो अभी हम ये वाला फंक्शन रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे बना लिया है इसको, तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। ये मैंने बना लिया है फंक्शन ऑलरेडी, और यहाँ पे भी हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखो सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया है, कुछ इसमें चेंज नहीं करा है, सेम वही चीज है जो मैंने वहां पे लिखी थी। ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, और फिर एक मेन फंक्शन मैंने ऐसे ही बना लिया है, और फिर इसमें से इसको कॉल भी कर लिया है। कॉल करने का तरीका क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैंने ओबीजे डॉट ये वाला फंक्शन कॉल किया है, और इस फंक्शन में मैंने एक नंबर भी भेज दिया। मान लो यहाँ पे 1 2 3 ही हम भेज देते हैं सिंपल। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितना भी नंबर हम देंगे उसके डिजिट्स को ये काउंट कर रहा है फंक्शन की नहीं, बस हमें ये चेक करना है। तो मैंने 1 2 3 दे दिया एग्जाम्पल के लिए। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं। रिकर्सिव फंक्शन ये है हमारा, तो रन करते हैं अभी इसको। ये हमने रन किया, और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने क्या रिटर्न किया है, हमें 3 वैल्यू रिटर्न करके दे दिया है। मतलब ये सही से काम कर रहा है। यहाँ पे एक और वैल्यू मैं तुम्हें रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 ना होके 1 2 3 4 5 6 होता, तो यहाँ पे 6 डिजिट हो जाते हैं इस नंबर में। तो देखते हैं क्या ये 6 डिजिट 6 वैल्यू हमें दे रहा है कि नहीं काउंट करके। तो यहाँ पे इसको फिर रन करेंगे, तो रन किया हमने, और जैसा कि तुम देख सकते हो 6 रिटर्न होके आ गया है। यानी कि ये फंक्शन हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन हमने बनाया है करेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरह रिकर्सिव फंक्शन बनाए जाते हैं। अब इस तरह मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पर तुम्हें समझाता होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियोस, समझने वाले वीडियोस तुम आगे भी देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं। अब ये वाला फंक्शन हमारा करेक्टली काम कर रहा है। आई होप इतना रिकर्सिव फंक्शन बनाना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे हमें क्या क्या काम करने हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन, ये हो गया हमारा ये वाला फंक्शन तैयार। आई होप समझ में आ गया सबको। फिर इसके बाद अगला जो हमारा फंक्शन है वो है रिकर्सिव फंक्शन int पावर। ये क्या करेगा, यहाँ पे है रिटर्न d रेज टू द पावर p रिकर्सिवली। तो यहाँ पे हमें d रेज टू द पावर p कैलकुलेट करना है, और रिकर्सिव तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना है d रेज टू द पावर p। तो कैसे करेंगे समझते हैं इसको। देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बताया हुआ है, वैसे तुम चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, बट चलो मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी नंबर रेज टू द पावर सम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर तुम्हें 2 रेज टू द पावर 5 अगर निकालना हो तो इसको तुम कैसे कर सकते हो। इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। क्या इसको ऐसे ब्रेक करके तुम लिख सकते हो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बारी बारी से पावर को डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो ऐसा करके भी हम यहाँ पे d रेज टू द पावर p या कोई भी नंबर रेज टू सम पावर निकाल सकते हैं। तो यही चीज हमें इस्तेमाल करनी है अपने रिकर्जन में। देखो आई होप ये चीज समझ पा रहे हो ये कैसे यहाँ पे मैथ काम कर रही है। तो रिकर्सिव फंक्शन से कैसे यहाँ पे इसको यूज करके कॉल करेंगे। देखो int पावर नाम का हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, तो बनाते हैं। ये हो गया हमारा int पावर, और इसके अंदर एक नंबर आ रहा है int, 2 नंबर एक्चुअली आएंगे int d और int p। तो देखो एक जाएगा int d और एक जाएगा int p। d यहाँ पे तुम्हारा नंबर है, डिजिट है, और p में पावर है। तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या हो जाएगा भाई, जैसे मान लो पावर तुम 5 है, तो पावर कब तक तुम्हारी कैलकुलेट होती है, जब तक वो 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, पावर के लिए कंडीशन चेक करोगे, जब तक पावर 0 ना हो जाए तब तक ये काम करते रहो भाई। 0 पावर के बाद थोड़ी वहाँ पे पावर उसकी कैलकुलेट करोगे। तो इफ p इज डबल इक्वल टू 0, जैसे ही पावर 0 हो जाए तो हमें पता है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर दो 1। ये हो गया तुम्हारा बेस केस। भाई कोई भी नंबर अगर 0 पावर तक पहुंच गया है वहां पे तुम्हें क्या रिटर्न करना है, 1, बिकॉज कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 1 होता है। अब यहाँ पे आते हैं एल्स वाले पार्ट पे। एल्स में क्या करना है, तो एल्स में इतना तो हमें पता है कि अपने फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो पहला काम तो इतना ही कर देंगे कि पावर फंक्शन को कॉल कर देंगे, इतना काम कर दिया। और यही चीज तुम्हें रिटर्न में लिखनी है, रिटर्न पावर। अब यहां पे समझो कैसे ये चीज होगी। पावर के अंदर क्या जाएगा, देखो डिजिट नहीं चेंज होता है। यहां पे देखो डिजिट 2 था, बाद में भी डिजिट
डिजिट ही है, तो यहाँ पे डिजिट नहीं चेंज हो रहा है, डिजिट वही रहेगा, बस पावर एक एक कम होता जा रहा है। देखो पहले 2 रेज टू द पावर 5 था, उसको हमने ब्रेक कैसे किया, यहाँ पे जैसे मान लो ये डी था तो लिखा d इंटू डी रेज टू द पावर n-1, यही तो हम कर रहे हैं। तो यही चीज यहां करोगे, रिटर्न क्या करोगे, d को मल्टीप्लाई कर दोगे इस 2 रेज टू द पावर एक कम पावर से। तो एक कम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी सेम फंक्शन से करेंगे, बिकॉज हमें सेम फंक्शन को ही कॉल करना है। तो यहां पे कर देंगे पावर d कॉमा एक पावर कम करके भेज देंगे, यहां लिख देंगे p-1, हो गया काम। भाई वही काम तो हमने किया जो ऊपर लिखा था। यहाँ पे देखो जो 2a इसको लिखा था हमने, इसको मैं समझा देता हूं, यहाँ पे देख लो रिकर्सिव कॉल कैसे होगा वो समझ लो, बाकी ये फंक्शन बहुत ईजी है, समझ जाओगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मान लो अगर हमने लिखा 2 रेज टू द पावर 3, सिंपल रखते हैं, तो क्या होगा, ये कॉल होगा, ठीक है, मतलब इस फंक्शन के अंदर आएगा, फिर फंक्शन कॉल होगा रिकर्सिव कॉल। तो ये कॉल किस तरह होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर एक कम कर दो, 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर से हम फंक्शन के अंदर आएंगे, इस बार 2 रेज टू द पावर 2 कैलकुलेट करने के लिए, ये कैलकुलेट होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1, ठीक है, देख लो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। अब फिर से 2 रेज टू द पावर 1 कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए अगेन रिकर्सिव कॉल होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। अब जैसे ही ये पावर 0 होगा, मैं झुक रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाए, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या रेज हो जाएगा, बेस केस कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही बेस केस पे आए यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट, और जैसे ही 2 रेज टू द पावर 0 होगा, यहाँ पे वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, वैल्यू मैं ब्लू से लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा इसका, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 वैल्यू रिटर्न होके इसका मिला, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 तुम्हें 2 मिलेगा। तो इस जगह जाके तुमको क्या मिला, इस वैल्यू के लिए यहाँ पे मिला 2 इंटू 1, ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो। सो 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 वैल्यू कहाँ मिलेगा तुम्हें, जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 4। आई होप समझ पा रहे हो यहाँ तक। तो 4 2 जा 8, 8 कहाँ जाएगा, 8 वैल्यू रिटर्न होके जाएगा सबसे ऊपर वाले केस में, और हमें पता है 2 रेज टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, यही तुम्हारा लास्ट वाले केस के लिए तुम्हें रिटर्न होके मिल जाएगा। तो इस तरह हम पावर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये अगर तुम्हें ना समझ में आए तो इसको याद कर लो, बिकॉज पावर कैलकुलेट करने वाला है रिकर्सिव फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कई प्रोग्राम्स में जो नंबर बेस्ड होते हैं उसमें ये चीज बनाने के लिए आ जाती है, जैसे इसी क्वेश्चन में आ गई है। तो चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं बना के ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने सेम फंक्शन बना लिया है इंट काउंट डिजिट नाम का, और जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था अभी वही चीज़ मैंने यहाँ पे कोड में लिख दी है, सेम चीज़ें हैं, देख लो यहाँ पे। और बस इस फंक्शन को हम टेस्ट करके देखते हैं क्या है रिकर्सिव फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे नीचे मैंने मेन फंक्शन में वही काम किया जो टेस्ट करने के लिए किया था, system.out.println, और ऑब्जेक्ट की मदद से पावर फंक्शन को कॉल कर लिया है। यहाँ पे तुम 3 की पावर या कुछ भी नंबर की पावर दे सकते हो, मैंने 3 का स्क्वायर करके देखा है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। या 3 की पावर 3 कर दो, ये तुम्हारा 3 3 9 3 27 आना चाहिए। तो देखते हैं फंक्शन हमारा ये वाला काम करता है कि नहीं। तो रन किया हमने, रन, और यहाँ पे तुम देख सकते हो 27 प्रिंट होके आ गया है। तो ये हमारा प्रोग्राम, मतलब ये फंक्शन सही से काम कर रहा है, और यही चीज़ यहाँ पे हमें करनी थी। तो बस ये 2 फंक्शन हमारे यहाँ पे एकदम हो गए। आई होप ये दोनों रिकर्सिव फंक्शंस में बनाने आ गए होंगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम में यही 2 हमारे रिकर्सिव फंक्शन थे, यहाँ पे ये दोनों ही रिकर्सिव फंक्शन थे, पहला ये और दूसरा ये। जनरली होता क्या है कि नंबर बेस्ड प्रोग्राम जो भी तुम्हारा आता है एससी बोर्ड में, उसमें एक फंक्शन रिकर्सिव बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 फंक्शन दे दिए हैं। तो मान गए भाई ब्राइटलैंड स्कूल वालों को दैट 2 रिकर्सिव फंक्शन सेम प्रोग्राम में। बट चलो ठीक है, जो भी है प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इससे काफी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। सो इसके बाद अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, अब ये रिकर्सिव ना हो बस तो यहाँ पे क्या है, इंट सम ऑफ डिजिट्स, ये बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स करेगा, रिटर्न्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर n टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस p बाय कॉलिंग फंक्शन काउंट डिजिट एंड पावर int। तो बेसिकली इसमें सम ऑफ डिजिट में सारा का सारा हमें मेन काम करना है। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, देखो सम ऑफ डिजिट में बेसिकली हमारे पास में एक नंबर आएगा, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो सम ऑफ डिजिट्स हमारा फंक्शन है, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ पे है इंट, ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है सम ऑफ डिजिट्स, और इसके अंदर हमारा आ गया n मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारा 1 2 3 है, यही है सिंपल। तो हमें करना क्या होगा, 1 का पावर 1 करना होगा, 2 का पावर सेकंड पोजीशन पे 2 करना होगा, 3 का पावर थर्ड पोजीशन पे 3 करना होगा। इस तरह करते करते हमें ये काम करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो ये पता लगाओ तुम्हारे टोटल डिजिट्स हैं कितने। तो इसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी फंक्शन है, कौन सा वाला, काउंट डिजिट नाम का। तो काउंट डिजिट को हम यूज कर लेंगे और नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो int डिजिट्स की संख्या के लिए d ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ले लो, int d इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन कॉल करो
काउंट डिजिट, जो तुमने रिकर्सिव फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, काउंट डिजिट और इसके अंदर पास कर दो n। तो ये फंक्शन तुम्हें नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो लाके d में दे देगा। तो d के अंदर तुम्हारे नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, नंबर में से डिजिट्स को निकालना है। तो एक एक करके डिजिट्स को निकालते जाओ और उसको उसके पोजीशन के हिसाब से पावर दे के ऐड करते जाओ। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल हम मान लेते हैं int sum इज इक्वल टू 0 और बस सम में ही हम ये सारे नंबर्स ऐड करेंगे। तो चलो करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप लगाया और n में से डिजिट्स को निकालेंगे। डिजिट्स को निकालने का तरीका क्या है, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ये काम करते रहेंगे और डिजिट निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे int x में डिजिट निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू n mod 10। तो ऐसे डिजिट निकल आएगा और फिर n डिवाइड इज इक्वल टू 10, n में से 10 डिवाइड भी कर देंगे, मतलब n को चेंज कर देंगे। डिजिट निकालने का तरीका होता है, ये मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो वो वाला वीडियो जाके देख लेना, स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू डिजिट, सर्च कर लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आगे एम्पलीफाई लर्निंग भी लिख देना। तुम्हें कोई भी टॉपिक सर्च करना होगा यूट्यूब पे, तुम नाम डाल दिया करो टॉपिक का, प्रोग्राम का, और आगे एम्पलीफाई लर्निंग डाल के सर्च कर लिया करो। तो चलो ये हो गया। अब जो डिजिट आया है इसको रेज टू दी पावर क्या करना है, जो इस नंबर की प्लेस है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है, तो सोच के देखो जो डिजिट निकलना शुरू होंगे वो इधर से नहीं शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं लास्ट वाली प्लेस से। तो सबसे पहले आखिरी पोजीशन वाला नंबर तुम्हें मिलेगा। तो ये किस प्लेस पे होगा, जो तुम्हारे नंबर की लेंथ होगी। लेंथ तुमने किस में निकाली है, डी में। तो डी जो लेंथ है सबसे आखिरी वाले डिजिट की जो प्लेस है वो तुम्हारी यहाँ पे पावर लगेगी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखोगे सम प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे पावर भी तुम्हें मैथ डॉट पावर तो यूज करना नहीं है, बिकॉज तुमने यहाँ पे पावर नाम का अपना खुद का फंक्शन बिल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे सम प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और इसके अंदर क्या भेजोगे, यही जो डिजिट तुम्हारा निकल के आया है इसको भेज दो। x डिजिट है और इसको कितनी पावर से रेस करना है, ये तुम्हें d पावर से रेस करना है। जो तुम्हारी लेंथ है, अभी लेंथ मान लो यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, d का वैल्यू 3 निकल के आएगा, जो लेंथ तुम्हारी है नंबर की। तो यहाँ पे पास कर दो d, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक और काम भी तुम्हें करना है कि इस बार तो d की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन अगली बार जब वैल्यू तुम्हें सिर्फ 1 2 रहेगा तो 2 की पावर कितनी रखनी होगी, अब इसकी लेंथ 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हें पावर को चेंज भी करना पड़ेगा हर बार, यानी अगली बार d का वैल्यू तुम्हें 2 करना है ताकि पावर 2 यहां पे लगे। तो d या तो यहीं पे कर दो या तो अगली लाइन पे कर दो, या तो अगली लाइन पे लिख दो d माइनस माइनस या माइनस माइनस d, या फिर एक काम तुम यहां पे भी कर सकते हो, पोस्ट डिक्रीमेंट कर दो। पोस्ट डिक्रीमेंट इन सब चीजों के लिए तो होता है, यहां पे कर दो पोस्ट डिक्रीमेंट कि जब यूज हो तो d का वैल्यू यूज हो लेकिन अगली बार के लिए डिक्रीज हो जाए। तो बस इतना काम हमने कर दिया और यहीं पे हमारा लास्ट में रिटर्न भी करना होगा हमें सम को। तो लास्ट में यहाँ पे कर देंगे रिटर्न सम और फिर यहाँ पे बंद कर देंगे अपने इस फंक्शन को। तो इतना काम हमें इस फंक्शन में करना होगा। आई होप ये फंक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे बना है, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। तो चलो अभी इसको प्रोग्राम में बनाते हैं, उसको रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने सेम जो मैंने प्रोग्राम में टेस्ट किए थे बाकी के दोनों फंक्शंस, यहीं पे मैंने ये सम वाला फंक्शन भी टाइप कर दिया है। सेम जो मैंने तुम्हें लास्ट बताया था अभी वही चीज़ यहाँ पे देखो मैंने टाइप की है। यही तुम्हारा प्रोग्राम था और मतलब फंक्शन था और यही मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, सेम, कुछ चेंज नहीं करा है। तो बेसिकली ये तुम्हारा फंक्शन हो गया और ये हम कॉल करेंगे अभी। और इसके अंदर तुम देख सकते हो काउंट डिजिट वाला फंक्शन तुम्हारा कॉल हो रहा है जो ऊपर मैंने बनाया था काउंट डिजिट, और इसी के अंदर पावर फंक्शन भी कॉल हो रहा है जो यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन पावर बनाया था। तो इतना काम ये कर रहा है। तो बस करना क्या है कि मेन फंक्शन से हम इसको कॉल कर लेंगे obj.sum ऑफ डिजिट्स वाले फंक्शन को। तो ये करेगा क्या, वही काम करेगा, इसमें जो भी नंबर हम देंगे उसके डिजिट्स को ये ब्रेक करेगा, उनकी पावर से रेस करेगा और हमें रिजल्ट दे देगा। तो चलो रन करके देखते हैं अभी अपने प्रोग्राम को कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एक नंबर के लिए सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करके देना चाहिए इसको, इतना काम इसको करना चाहिए। तो रन करते हैं अभी और यहाँ पे तुम देख सकते हो 135 ये दे रहा है। हमने इसको नंबर दिया 135, इसने उसको ब्रेक किया डिजिट्स में, हर एक नंबर को उसकी पावर से रेस किया और उसके बाद ऐड करके सम रिटर्न कर दिया। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये 135 डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे मैं कोई और नंबर देके देख लेता हूँ। मान लो इसमें मैंने 12 दे दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 रेस टू द पावर 1 आ जाएगा, 2 रेस टू द पावर 2 4 आ जाएगा। तो 4 + 1 5 देना चाहिए इसको। तो रन करके देखते हैं 5 आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो 5 आ रहा है। तो प्रोग्राम हमारा इतना पार्ट करेक्टली काम कर रहा है, मतलब ये सम ऑफ डिजिट्स हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। सो इतना काम हमारा हो गया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी चीजें हमने कर ली हैं। यहाँ पे हमने इतने फंक्शन बना लिए हैं, 2 रिकर्सिव फंक्शन हमारे हो गए और सम ऑफ डिजिट्स भी हमारा काम कर रहा है। फिर इसके बाद अगला जो लास्ट फंक्शन है वॉइड चेक, ये क्या करेगा, चेक वेदर द नंबर इज यूरेनियम नंबर और नॉट एंड डिस्प्लेस काउंट ऑफ यूरेनियम इन एरे। तो एरे वाला काम तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें से ये चेक कर सकते हैं वेदर नंबर इज यूरेनियम। और यहाँ पे एक और फंक्शन भी है हमारा
वॉइड एक्सेप्ट या वॉइड इनपुट, इसको ही बना लेते हैं नंबर इनपुट कराने के लिए। अभी एरे को इनपुट नहीं कराऊंगा मैं, एक वैल्यू n की वैल्यू इनपुट कराएंगे इसमें। तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम में देखो मैंने क्या किया है, इनपुट नाम का एक फंक्शन बना लिया है और इनपुट फंक्शन में हमें क्या करना था, एरे की वैल्यू उसको कराना था। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट करा के देखेंगे। तो नंबर इनपुट कराने के लिए मैंने देखो एक यहाँ पे वेरिएबल बाहर ही ले लिया है, ग्लोबल वेरिएबल int n नाम से, ये पूरे क्लास में हम यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में स्कैनर क्लास का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर यूजर को बोला एक नंबर इनपुट करो और n में हमने वैल्यू को इनपुट कर लिया। और यहाँ पे एक गलती से int n लिख गया है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे n में हमने मतलब जो ऊपर वेरिएबल हमने लिया उसी में हमने वैल्यू को इनपुट करा लिया। फिर उसके बाद में ये इनपुट वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद में काउंट डेट, ये मैंने ऑलरेडी बनवा दिया है तुम्हें फंक्शन, अभी बताया था। पावर फंक्शन भी हम बना चुके हैं और सम ऑफ डेट वाला फंक्शन भी बना चुके हैं। तो ये तीन हमारे मेन फंक्शन ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर इसके बाद चेक फंक्शन में देखो हमें क्या करना था, दैट हमें चेक करना था कि नंबर हमारा यूरेनियम है कि नहीं। और वो चेक कैसे करेंगे, बस एक सिंपल सा कंडीशन है कि अगर तुम्हारा जो एक्चुअल नंबर है, ये देखो अगर ये n है तुम्हारा, तो एक्चुअल नंबर तुम्हारा सम ऑफ डिजिट के बराबर आना चाहिए। जो सम ऑफ डेट वाला फंक्शन तुम्हारा है उसके अंदर इसी नम को भेजेंगे और एक्चुअल नंबर और सम ऑफ डेट अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तभी तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। तो यही सेम कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे दे दी है। इफ जो एक्चुअल नंबर n में है अगर वो बराबर आ जाता है सम ऑफ डिजिट्स के, यानी कि n के, सम ऑफ डेट्स ऑफ n के, तो हम कह सकते हैं दैट आवर नंबर इज यूरेनियम। और एल्स में लिख देंगे नंबर इज नॉट यूरेनियम। बस उसके बाद फिर क्या है, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम टेस्ट, मैंने सैंपल ये क्लास बनाई, अभी मेन क्लास अभी दिखाऊंगा बाद में। फिर उसके बाद ओबीजे की मदद से इनपुट वाले फंक्शन को कॉल किया और सिर्फ यहाँ पे चेक फंक्शन को कॉल किया। ऐसा क्यों, बिकॉज चेक फंक्शन के अंदर से सम ऑफ डेट को हम कॉल कर रहे हैं और फिर सम ऑफ डिजिट वाले फंक्शन में से बाकी दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो सारे के सारे फंक्शन जब कॉल हो रहे हैं सबको मेन से कॉल नहीं करना, मेन से सिर्फ चेक वाले फंक्शन को कॉल करोगे और बाकी सारे फंक्शन अंदर से ही कॉल हो जाएंगे। चलो अभी इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं प्रोग्राम। तो हमने रन किया। अब यहाँ पे वही एग्जांपल देके देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 135। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 135। तो रन किया हमने, नंबर इज यूरेनियम निकल आया। अब कोई हम एक और नंबर ऐसा दे के देखते हैं जो कि यूरेनियम नहीं होता है, जैसे कि 150 हमने मान लो दिया, तो यूरेनियम नहीं होना चाहिए। तो बस लिख के आ गया नंबर इज नॉट यूरेनियम। तो प्रोग्राम हमारा करेक्टली काम कर रहा है, एक नंबर के लिए परफेक्टली काम कर रहा है, उसको चेक करके बता दे रहा है कि हाँ नंबर हमारा यूरेनियम है कि नहीं। अगर इतना प्रोग्राम आएगा तो आई होप इतना तुम लोग को समझ में आ गया है। अब इसमें 2D एरे भी हमें इन्वॉल्व करना है, तो चलो उसको देखते हैं वो कैसे करेंगे। सो चलो अभी अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर के लिए तुम्हें प्रोग्राम बता दिया कि एक नंबर कैसे चेक करोगे। यहाँ पे अब वापस से आ जाते हैं 2D एरे वाले पार्ट पे। तो जहां जहां हमने कट किया था वो सारा पार्ट अब दोबारा बनाते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे डेटा मेंबर्स में हम int num एक 2D एरे बना लेते हैं और int साइज, उसका साइज ले लेते हैं। इतना काम करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमने कर लिया, डेटा मेंबर्स 2 ले लिए, int num। अच्छा यहाँ पे जावा में तुम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो डबल लगाते हो नम के आगे भी लगा सकते हो, int के आगे भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे 2D एरे हमने बस डिक्लेयर किया है, इसमें वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे int num हमारा 2D एरे हमने लिख दिया और int साइज ये हमारा साइज वेरिएबल हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें क्या करना था, यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना, जो हमने कट किया था उसको बना लेते हैं। तो यूरेनियम, अब इसको बनाएंगे कंस्ट्रक्टर को, तो यूरेनियम और इसके अंदर एक int पैरामीटर जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने बना लिया है यूरेनियम अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर int साइज मैंने ले लिया। तुम अलग लेना चाहते हो तो अलग भी ले सकते हो, int n भी ले सकते हो, उससे तुम्हें आराम रहेगी। तो यहाँ पे तुम्हें दिस कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ेगा। अगर देखो सेम नाम का तुम्हारा पैरामीटर भी होता है और सेम नाम का तुम्हारा जो डेटा मेंबर है वो भी है, तो यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए दिस डॉट लगाते हैं। देखो दिस डॉट साइज जो लगा है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है तुम्हारे डेटा मेंबर को, और इसके अंदर ये जो पैरामीटर वाला साइज का वैल्यू ये जा रहा है। तो दिस डॉट साइज, अगर इससे बचना चाहते हो तो यहाँ पे पैरामीटर का नाम अलग ले लो, यूरेनियम के अंदर पैरामीटर ले int n और बस यहाँ पे लिख दो साइज इज इक्वल टू n लिख दो, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तुम्हें दिस का यूज नहीं करना पड़ेगा, साइज इज इक्वल टू n, जो तुम्हारा n में वैल्यू आएगा पैरामीटर वो साइज में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 2D एरे को बना लो, num इज इक्वल टू न्यू int और उसके अंदर साइज दे दो, या तो n दे सकते हो या साइज, जो साइज में तुमने वैल्यू ले लिया है। तो ये तुमने दो चीजें कर ली, साइज में n का वैल्यू दे दिया बिकॉज यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, वैल्यू यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा, तो साइज में n दे दिया और 2D एरे को यहाँ पे तुमने बना लिया, राइट। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, अगला फंक्शन इनपुट। इनपुट में हमने एक वैल्यू इनपुट कराई थी, अब यहाँ पे 2D एरे में सारी की सारी वैल्यूज इनपुट करानी है, तो 2D एरे में सारी की सारी वैल्यूज इनपुट कराओ। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया था हमने। अब यहाँ पे यूजर को मैसेज दोगे, एंटर एक नंबर नहीं, एंटर कई सारे नंबर। जैसे मान लो साइज अगर 2 मिला तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने नंबर इनपुट हो जाएंगे, 2 × 2 4 यहाँ पे एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। तो वही यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया एंटर साइज इंटू साइज, 2 2 4, जितना भी यूजर हमें साइज देगा उतने नंबर्स एंटर करो। फिर उसके बाद 2D एरे में हमें कोई भी काम करना होता है उतने ही हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे।
तो इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके साइज तक लूप चलेगा। इसके अंदर रो के लिए हो गया, कॉलम्स के लिए जे का लूप चलेगा। फिर उसके अंदर यहाँ पे नम एट आई जे इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट एंड। ये चीज़ मैंने अपने 2D एरे वाले वीडियो में अच्छे से बताई है कि 2D एरे में तुम्हें कोई भी काम करना है वहाँ पे 2 लूप लगेंगे, चाहे इनपुट कराना हो, चाहे प्रिंट कराना हो, या फिर चाहे उसमें कोई भी तुम्हें ऑपरेशन करना हो, 2 यहाँ पे लूप्स लगते हैं। फिर इसके बाद आगे की चीज़ें वही रहेंगी, काउंट डिजिट, पावर, सम ऑफ डिजिट, और फिर उसके बाद में चेक वाले फंक्शन में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज पिछले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, सिर्फ एक नंबर को चेक किया था। यहाँ हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को चेक करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, काउंट को छोड़ो अभी, यहाँ पे देखो सबसे पहले 2D एरे में चेक करना है तो 2 लूप लगेंगे, एक आई का लूप, फिर उसके अंदर जे का लूप। आई वाला लूप होता है रोज के लिए और जे वाला लूप होता है कॉलम्स के लिए। फिर इसके अंदर क्या करोगे, क्या करो, नम एट आई जे वाले वैल्यू को निकाल लो, इसको वैल में सेव कर दो एक वेरिएबल में, ताकि तुम्हें बार बार इधर लिखना पड़े। तो आईएनटी वैल्यू इज इक्वल टू नम एट आई जे, वैल्यू मिल गया तुम्हें। अब चेक क्या करना है, वही चीज जो पहले पिछले वाले प्रोग्राम में कर रहे थे, इफ वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे थे, दैट नंबर इज यूरेनियम नंबर। लेकिन यहाँ प्रिंट नहीं करना, अगर क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, चेक फंक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है चेक्स वेदर द नंबर इज यूरेनियम, ये तो चेक करना है, एंड डिस्प्लेज द काउंट। यहाँ पे देखो, डिस्प्ले द काउंट ऑफ यूरेनियम नंबर्स इन द एरे। तुम्हें काउंट को डिस्प्ले करना है, ना कि अलग अलग यूरेनियम नंबर्स को, यानी कि पूरे एरे में कितने यूरेनियम नंबर्स हैं उन्हें तुम्हें प्रिंट कर देना है। तो चलो यहाँ पे काउंट निकालना है, तो काउंटर वेरिएबल एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखो काउंटर वेरिएबल ले लिया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। इसी में हम काउंटिंग करते जाएंगे कि कितने हमें यूरेनियम नंबर्स मिल रहे हैं। तो बस जैसे ही ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू होगा, वहां पे क्या ले लोगे, काउंट प्लस प्लस कर दोगे, उतने ही तुम्हारे काउंटर में प्लस प्लस होते जाएंगे। फिर जब ये सारा काम हो जाएगा, लास्ट में क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काउंट ऑफ यूरेनियम नंबर्स इन एरे कितने हो जाएंगे, काउंट में जितनी वैल्यू आएगी उतने तुम्हारे यूरेनियम नंबर्स में मिल जाएंगे एरे में। तो बस इतना काम हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में मेन फंक्शन में आ जाओ। मेन फंक्शन में क्या करना है, एरे की वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए अब तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एरे का साइज लेना पड़ेगा यूजर से, बिकॉज उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, यूजर को मैसेज एक दो कि एंटर द साइज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, आसान रहेगा। फिर उसके बाद INT n में साइज इनपुट करा लो। अब इसके बाद में जब तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो क्योंकि इस बार क्लास का ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर तुम्हें साइज भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाओगे, यूरेनियम यू इज इक्वल टू न्यू यूरेनियम, और इसमें साइज भेज दोगे n। फिर उसके बाद वही काम, यू डॉट मतलब ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा है, यहाँ पे यू की जगह अगर ओबीजे लेना है तो ओबीजे भी ले सकते हो भाई, यहाँ पे तुम कुछ भी नाम ले सकते हो, तुम ऑब्जेक्ट में अपना नाम भी लिख सकते हो, वो भी काम करेगा। ओबीजे डॉट इनपुट को तुमने कॉल करा लिया और ओबीजे डॉट चेक को कॉल करा लिया, जैसे हमने पहले किया था। तो बस ये हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार इसको देख लो, फिर यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो देख लो, कहीं पे किसी लाइन में कोई दिक्कत हो, ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, फिर इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं पूरा प्रोग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ, किसी लाइन में लाइन नंबर के साथ तुम कमेंट करके पूछ सकते हो बाद में। तो चलो अभी रन करेंगे इसको, और इस बार हमें बहुत सारी वैल्यूज देनी होंगी। तो मैं ज्यादा वैल्यूज तो नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे साइज 2 दे देता हूँ, यानी कि 2x2 का 4 यहाँ पे वैल्यूज हमें देनी है। तो एक तो मैं 135 ही दे देता हूँ, और यहाँ पे गूगल पे हम सर्च करके देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे यूरेनियम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी से पूछ के देखा कि कौन कौन से यूरेनियम नंबर्स होते हैं, ताकि हम और यहाँ पे इनपुट कर पाएं। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, इतने सारे यूरेनियम नंबर्स होते हैं, 89 है, 135 हमने इनपुट करके देखा, 175 दे सकते हैं। तो एक 89 और 175 ये 2 दे सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। सो 89 एंड 175 ये 2 हम इनपुट करके देखते हैं। तो एक हम दे देते हैं 89 और दूसरा दे देते हैं एक नॉन यूरेनियम नंबर 50 और एक दे देते हैं 175। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने 3 नंबर यूरेनियम नंबर्स दिए हैं, 89, 135 एंड 175। ये चैट जीपीटी से मैंने पूछा था। तो ये 3 नंबर्स यूरेनियम हो गए और एक 50 मैंने नॉन यूरेनियम नंबर दिया है। तो यहाँ पे इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, 3 यूरेनियम नंबर्स हैं तो 3 इसको आउटपुट में देना चाहिए। तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो एंटर करेंगे एंड यहाँ पे देखो प्रिंट होके आ गया है, काउंट ऑफ यूरेनियम नंबर्स इन एरे इज 3। सो प्रोग्राम हमारा एकदम करेक्टली काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है। पहले 2D एरे में वैल्यूज को इनपुट करा रहा है और फिर चेक करके बता रहा है कि उस 2D एरे में कितने नंबर्स तुम्हारे यूरेनियम नंबर हैं। सो यही था हमारा क्वेश्चन एंड आई होप ये कंप्लीट प्रोग्राम तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगी है। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ये प्रोग्राम समझ में आया हो, एंड सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, तुम्हें रिकर्जन समझ में आया हो, रिकर्जन की कोडिंग कैसे करनी और रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनानी है ये समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ये चीज़ सीखने को मिले। एंड हाँ, रिकर्जन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पर, तुम जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो रिकर्जन एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें वो वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर्स के मैंने और भी कई सारे वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिन्हें तुम जाके YouTube पे सर्च करके देख सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।